स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम व्युत्क्रम अनुपात के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे हम तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, तो पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम? सन 1792 में रिचर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से साइंटिस्ट ने? रिचर। ओके स्टूडेंट, तो सन 1792 में रिचर नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को विकसित किया था, यानी कि इस नियम का प्रतिपादन जो किया था वो रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? रिचर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1792 में। ओके स्टूडेंट, तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया? सन 1792 में। स्टूडेंट, अब समझते हैं क्या था नियम। तो देखिए, जब दो तत्व, कितने तत्व? दो तत्व अलग अलग, यानी कि दो तत्व आपको लेना है और वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने दो मार्कर लिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो ये दो मार्कर, ये है मार्कर, लेकिन क्या है? ये दोनों अलग अलग है। एक रेड कलर का है और एक क्या? ब्लैक कलर का। तो इसी प्रकार स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो तत्व लेना है और वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, कह रहा जब ये दो तत्व किसी तीसरे तत्व, तो ये तीसरा तत्व हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये क्या हो गया? तीसरा तत्व। तो जब ये दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? संयोग करते हैं, यानी कि ये दो तत्व इस तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यानी कि ये इसके साथ संयोग करके एक यौगिक बनाएगा और ये भी एक बार इससे संयोग करके एक यौगिक बनाएगा और ये खुद आपस में मिलकर एक यौगिक बनाएंगे। तो स्टूडेंट, यही बात कह रहा है कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है जिसमें वो स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। ओके स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट, क्या कह रहा है? जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। स्वयं एक दूसरे से कैसे रहते हैं? संयुक्त रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा काफी लेंदी है, इस वजह से शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे समझते हैं इस स्टेटमेंट को। तो स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिए कार्बन और स्टूडेंट लिया हमने हाइड्रोजन। ये दो तत्व लिए, कार्बन और क्या? हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये दो तत्व ले लिए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कह रहा है जब दो तत्व और कैसे होने चाहिए? अलग अलग। ठीक है, किसी तीसरे तत्व, तो तीसरा तत्व हमने ले लिया ऑक्सीजन। कौन सा ले लिया? ऑक्सीजन। तो किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन से जब संयोग करेगा स्टूडेंट, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो आपको मालूम है क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार स्टूडेंट, ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो ये क्या करता है कि H2O बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करना है कि ये जो CO2 बना है, तो इस CO2 में कार्बन और जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं? कार्बन परमाणु और क्या? हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो अब क्या करना है कि इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, तो इस CO2 में स्टूडेंट कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। कौन कौन से परमाणु है? कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं का क्या निकाल लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे, भारात्मक अनुपात।
तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए एक कार्बन का भार कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है। और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का भार यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा भार। तो CO2 में यहाँ पर स्टूडेंट कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो भारात्मक अनुपात होगा वो होगा 12:32। इसी प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट जब हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे H2O में, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजनों का भार हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का भार कितना रहेगा 16। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है कि ऑक्सीजन के कितने 16 ग्राम भार से संयुक्त है। यहाँ पर क्या है कि कार्बन है वो ऑक्सीजन की कितने 32 ग्राम भार से संयुक्त है। तो आपको यहाँ पर नियम में साफ साफ कह रहा है कि निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसको निश्चित करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार और नॉर्मल कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको एक बार और सरल कर देंगे। 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा 6:16। तो अब स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात 16 है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 16 ग्राम लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ऑक्सीजन का एक निश्चित भार हमें मिल गया। क्या मिल गया, निश्चित भार 16 ग्राम, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक निश्चित भार मिल गया 16 ग्राम। यानी कि H2O में हाइड्रोजन जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के निश्चित भार से संयुक्त है, यहाँ पर भी एक निश्चित भार से संयुक्त है। अब देखिए यहाँ पर अगर कार्बन और हाइड्रोजन का हम अनुपात निकालें तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पर कार्बन और जब हाइड्रोजन ये आपस में एक दूसरे से संयुक्त होंगे, क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे से संयुक्त होंगे तो मालूम है आपको क्या बनेगा, मेथेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेथेन, यानी कि CH4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम अनुपात निकालेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात निकालेंगे स्टूडेंट, तो कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजनों का 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 12 कितना है 4। अब हम इसको 2 से जब हम सरल कर देंगे, तो जब 2 से इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6:2। कितना आ जाएगा 6:2। तो देखिए यहां पर भी अनुपात क्या है 6:2, और यहां पर भी अनुपात क्या आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन 6:2। तो यही स्टूडेंट इस नियम के कहने का मतलब है कि जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है, उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है जिसमें वो स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। यानी कि जिस अनुपात में ये स्वयं एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसी अनुपात में यहाँ पर भी संयुक्त होते हैं। ओके स्टूडेंट, यही इस नियम के कहने का मतलब है। तो ये था स्टूडेंट व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लीजिए, जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के, फिर से एक बार देखते हैं, जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है जिसमें वो स्वयं एक दूसरे से क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो इसका मीन्स स्टूडेंट समझ में आया क्या निकल रहा है, मीन्स ये निकल रहा है कि जब ये 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेंगे तो इनका अनुपात देखिए क्या है 6:2 है। और जब ये आपस में खुद एक दूसरे से संयुक्त होंगे तो यहां पर हमने अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन का निकाला तो क्या अनुपात निकला, वही देखिए सेम अनुपात आया। तो वही कह रहा है कि स्वयं एक दूसरे से जब संयुक्त होते हैं तो वही अनुपात होता है। तो क्या कह रहा है, द्रव्यमानों में वही अनुपात होता है जिसमें वो स्वयं एक दूसरे। तो देखिए यहाँ पर 6:2 और यहाँ पर 6:2। तो देखिए वही अनुपात हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वही अनुपात प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो अब स्टूडेंट हम गेलू-साक का नियम पढ़ेंगे। गेलू-साक ला बोलते हैं। क्या होता है गेलू-साक का नियम, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि गेलू-साक का नियम किसने दिया और कब दिया। तो स्टूडेंट गेलू-साक का जो नियम है ये उन्होंने खुद दिया था
स्वयं गेलु-साक्स ने ही दिया था, इसलिए इनके नियम का नाम गेलु-साक का नियम पड़ा। ओके स्टूडेंट, तो गेलु-साक का नियम किसने दिया? स्वयं गेलु-साक ने दिया। कब दिया स्टूडेंट? सन 1808 में। तो स्टूडेंट गेलु-साक का नियम कब दिया गया? सन 1808 में दिया गया। और किसने दिया? स्वयं गेलु-साक ने दिया था। ओके स्टूडेंट, तो सन 1808 में ये नियम दिया गया। स्वयं किसने दिया? गेलु-साक नामक साइंटिस्ट ने ही दिया था। ओके स्टूडेंट, तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? स्वयं गेलु-साक ने। ओके, इसलिए इसे हम गेलु-साक का नियम कहते हैं। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट इसका मैंने लिखा हुआ है, तो बहुत सिंपल सा साधारण सा इन्होंने नियम दिया था, साधारण सा स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बस देखते हैं थोड़ा। कह रहा है स्थिर ताप व दाब पर, गेलु-साक ने क्या कहा कि स्थिर ताप व दाब पर, तो स्थिर ताप व दाब पर जब गैसें रासायनिक अपक्रिया करती हैं, स्थिर ताप व दाब पर जब गैसें रासायनिक अपक्रिया करती हैं, तो अभिकारकों और अपक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों, अभिकारकों और अपक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के आयतनों में, उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। स्टूडेंट क्या कहा? अभिक्रिया में जो अभिकारक पदार्थ हैं और अपक्रिया के फलस्वरूप बने जो उत्पाद पदार्थ हैं, उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। ये गेलु-साक ने अपने नियम में कहा था स्टूडेंट। ठीक है, तो अपने स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा कि जब दो गैसें आपस में रासायनिक अपक्रिया करती हैं, तो अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उनके आयतनों में और जो अभिकारक पदार्थ होते हैं उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यही इस नियम के कहने का मतलब है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ पाएंगे इस स्टेटमेंट को। तो स्टूडेंट जब हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रासायनिक अपक्रिया करती है, तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट 2HCl बनता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो यहां पर जब हम, ये आपके अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस यहाँ पे अभिकारक है और अपक्रिया के फलस्वरूप जो HCl बना है ये यहाँ पर उत्पाद पदार्थ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना आयतन लिया गया है? एक आयतन। कितना? एक आयतन हमने हाइड्रोजन गैस का लिया हुआ है और एक आयतन क्लोरीन गैस का लिया हुआ, यानी कि एक आयतन हाइड्रोजन गैस और एक आयतन क्लोरीन गैस जब आपस में क्रिया करती है तो दो आयतन, तो दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। कितने आयतन? दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एक अणु हमने हाइड्रोजन गैस का लिया और एक अणु क्लोरीन गैस का, यानी कि एक अणु हाइड्रोजन गैस का और एक अणु क्लोरीन गैस का जब आपस में क्रिया करते हैं तो दो अणु हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बनाते हैं। तो अब देखिए इनका अनुपात देखें, तो अभिकारक ये है स्टूडेंट और ये क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पादों में अनुपात देखा जाए तो क्या स्टूडेंट मिलेगा? 1:2। अब इससे ज्यादा इस अनुपात को सरल नहीं किया जा सकता, तो इस अनुपात को स्टूडेंट क्या कहेंगे? एक सरल अनुपात। क्या कहेंगे? एक सरल अनुपात कहेंगे। तो यहां पर हमने अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में अनुपात लिखा है। क्या लिखा है ये स्टूडेंट? अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में ये अनुपात लिखा हुआ है, जो कि क्या है? एक सरल अनुपात है। कैसा अनुपात है? सरल अनुपात है। यही स्टूडेंट इस स्टेटमेंट में कहा गया है। गेलु-साक ने यही कहा है कि अभिकारकों के आयतनों और उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। इसी नियम को हम गेलु-साक का नियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट आज की इस क्लास में जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है।